कल हमने अज्ञे की कविता हरी घास पर क्षण भर की व्याख्या पढ़ी थी। उसी व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते हैं। झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झुमर का लंबा कतक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी नदी किनारे की रेती पर, बित्ते भर की छां झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू मौन। तो इस कविता में जो प्राकृतिक परिवेश है उसका चित्रण जो है वो कवि पूरी आत्म अनुभूति के साथ कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आषाढ़ के अंत में शिरीष के रेशम के समान कोमल फूल झरने लगे और इतने सुकोमल हैं ये फूल, जैसे कि कविता के सुकोमल पद हों। मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य जब धीरे धीरे डूब रहा है, उस समय झरने के जो पत्थर हैं वो ऐसे, उसका जल शुभ्र जल प्रवाह है, वो उसके भीतर वो पत्थर चमक रहे हैं। मोर मोरनी लंबी केक भर रहे हैं, तेज आवाज़ में बोल रहे हैं। और संथाल जो आदिवासी हैं वो झूमर का लंबा सा लोकगीत का आलाप कर रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है आलाप की वो हवा में तैर रही है। कहीं दूर कोई रेल जा रही थी जिसकी चलने की आवाज़ धीरे धीरे खिंचती हुई सी आ रही थी। नदी की लहरें बढ़ रही थी। अब देखिए इसमें रेल की आहा की तरह धीरे धीरे खींचना, संथाल झूमर का लंबा कतक भरा आलाप, रेल की आह की तरह धीरे धीरे खींचना। रेल की आह, जिस रेल का जो चलना है वो एक भौतिक प्रक्रिया है कि उसको चलना ही है। खिंचती हुई सी है, वो आगे बढ़ रही है। जीवन को जिस तरह से आप अपने जीवन की रेलगाड़ी खींच रहे हैं, इसमें भौतिक जो घटनाएं, व्यक्तिवादी भावना किस तरह से बताया है बिंबों के माध्यम से। और नदी की लहरें बढ़ रही थी, आंधी पानी का जोर भी था, और जो नदी की तट के जो रेती पर उगे हुए छोटे से झाड़ की छां में खड़े हुए दोनों उसके तिनकों को उंगली भर की नाप में तोड़ रहे थे। जो रेत के छोटे छोटे रेत के किनारे छोटे छोटे झाड़ की छां में खड़े हुए हम दोनों। अब यहाँ काल्पनिकता आ गई है कवि की, कि कल्पना शक्ति में अपनी उन मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं कि हम दोनों खड़े हुए उन छोटे वृक्षों के नीचे, झाड़ों के नीचे, तिनकों को अंगुली भर की नाप में तोड़ रहे हैं। अंगुली भर की नाप में तोड़ रहे हैं मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे से उनके, जैसे धूप को हम तोड़ते हैं। उस समय लू एकदम शांत थी और यानी कि उस समय प्राकृतिक परिवेश है वो सुहावना लग रहा था, आनंद दे रहा था। तो इन पंक्तियों में कवि ने कल्पनाशीलता, जो प्रकृति की साथ जुड़कर समन्वित होकर अपनी बात इसमें कही है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। याद करें अनायास और न माने, हम अब अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन है। हमें न हीन बनावे पत्याभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो, यह क्षण हमें मिला है, नहीं नगर सेठों के फैयाजी से। हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। तो अभी पिछली अपने अनुभवों को, अपनी बातों को याद करते हुए कवि उन अनुभवों से स्वयं को एक तरफ
कुछ सीखने की भी बात कर रही हैं, अनुभव भी मान रहे हैं, और कहीं कहीं वो अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम अपने अतीत का अनायास ही स्मरण करें। क्यों करें? क्योंकि अतीत हमें बहुत सिखाता है। जीवन के अतीत की घटनाओं को याद करें और यह न माने कि हम अपने अतीत के शरणार्थी हैं। मतलब जो भी अतीत में बुरा हुआ है उससे हम हीन न हों। बार बार अपने अतीत की शरण में जाते हैं, यह भी न माने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या हम अपने जीवन के अतीत का स्मरण करते हैं तो वह स्मरण अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को हमें दिखाता है। और ये अनुभव जो हमारा प्रत्यावलोकन है, मतलब फिर से उसको देखने का जो हमारा नज़रिया है, देखते हैं हम, तो उससे क्या है, हम अपने अनुभवों और पिछली बातों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, चिंतन करते हैं। और इस चिंतन से जो भी कुछ बुरा घटा है उससे अपने आप को हीन न बनाएं, न पाप बोध से ग्रस्त हों। यानी कमज़ोर व्यक्ति जो पिछले दिन अच्छे दिन अनुभवों का स्मरण कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और भविष्य की बजाय बार बार अतीत को देखता है, तो उससे क्या, उसके हृदय की दुर्बलता है। कवि कहता है ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है कि तुम बार बार अपने अच्छे दिनों को याद करके उसी में बैठे रहते हो। तो आपको अच्छे दिनों को सिर्फ स्मरण की तरह याद करना है। तो आओ इस हरी घास पर क्षण भर बैठो, हमें यह अवसर मिला है। यह अवसर नगर सेठों या पूंजीपतियों की कृपा से नहीं मिला, आगे वो कहते हैं। यानी जो वर्तमान में हमें सुख के क्षण मिले हैं वो किसी के एहसान से नहीं मिले हैं, बल्कि अपने जीवन की जो अतीत रूपी निधि है उसका ये ब्याज के रूप में हमें सुअवसर मिला है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कवि है वो मानव मन वर्तमान की समस्याओं से घबरा कर जो अतीत में चला जाता है, बार बार लौट जाता है, उस दुर्बलता से, उस निराशा से बाहर आने का आह्वान कर रहे हैं। और कवि ने सामाजिक चेतना के साथ साथ यहाँ जो मानव मन की वर्तमान में कुंठा है उसको भी प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे का पद हम देखते हैं। आओ बैठो, क्षण भर तुम्हें निहारो, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, चेहरे की, आँखों की, अंतर मन की और हमारी सांझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारो। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जाए। यहाँ कवि अपनी जो काल्पनिक मधुर स्मृतियाँ हैं, जो भाव हैं, उनको अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है, अपनी प्रेयसी को लक्ष्य कर कह रहा है कि तुम क्षण भर के लिए मेरे पास इस घर हरी घास पर बैठ जाओ। यहाँ बैठने से हमें अपने जीवन के अनुभवों को हम पुनः याद करेंगे, स्मरण करेंगे, और इस जगह मैं तुम्हें क्षण भर अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने तुम्हें कई बार देख लिया है, तुम्हारे चेहरे की रेखाएं मैं अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन जो इस सांसारिक व्यस्तताओं में मैं फंस जाता हूँ तो मैं उन्हें भूल जाता हूँ। इसलिए मैं पुनः फिर से तुम्हारे चेहरे की वो जानी पहचानी जो रेखा है उन्हें देखना चाहता हूँ। केवल चेहरे की ही नहीं, तुम्हारी आँखों की, मन के भीतर की रेखाओं को भी मैं देखना चाहता हूँ। हमारा जीवन जो है वो एक दूसरे के भीतर की रेखाओं को भी जान लेना चाहता है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हमारी जो मधुर स्मृतियाँ हैं, असंख्य स्मृतियाँ हैं, वो जीवन से हम एक दूसरे से जोड़े रखेंगे और उन स्मृतियों को इस एकांत स्थान पर हम फिर से याद करके फिर एक दूसरे से और गहरे जुड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि इस तरह अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम झिझक से रहित हो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वासना भी न रहे,
मैं अपनी दबी वासनाओं से मुक्त रहना चाहता हूँ और अनुभूति के स्तर पर इस प्रकार देखना चाहता हूँ कि मेरी आँखें बाहरी सौंदर्य से निकलकर सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन, तुम्हारे चेहरे को बार बार देखती रहे और उसी की स्मृति को संजो कर मैं रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार दूर से देखने पर हरी घास की प्रत्येक पत्ती अलग अलग दिखाई नहीं देती है, उनमें केवल हरापन दिखाई देता है, कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे अपने बीच की जो हमारे बीच के फासले हैं उसको समाप्त करना चाहता हूँ और नेत्रों में तुम्हारे सौंदर्य को बसाना चाहता हूँ। तो यहाँ कवि ने अपनी व्यक्तिवादी भावनाओं को रोमानी स्वर में अभिव्यक्त किया है। अगली पंक्ति देखिए। लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी घुल जावें, चित्ररेखा की मसनन ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही चलो अब उठें, अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोट-पोट होते सत भैया शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। तो इस तरह एकांत में जो प्रेमी अपनी मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं, उसी संदर्भ में कवि कहता है कि जिस प्रकार दूर से देखने पर हरी घास की पत्तियां के बीच में कोई खाली जगह हमें दिखाई नहीं देती है, वो बिल्कुल हरा भरा एकाकार दिखाई देता है, उसी प्रकार हम दोनों के मध्य भी भारी फासला नहीं होना चाहिए। जैसे झाड़ियों की बहुत सी टहनियाँ आपस में लिपटी हुई एक ही तने पर रहती हैं, उसी प्रकार हमारे पैर रूपी झाड़ियाँ भी लिपट कर एक हो जाएं, उनमें भी फासला खत्म हो जाए। केवल क्षितिज की जो सुकोमल काली रेखा है वो हम दोनों का विस्तार करे और साथ ही जो प्रकृति का खुलापन की तरह हमारे हृदय भी एकाकार हो जाए। आगे कभी कहता है कि हम हरी घास पर से उठ जावें, अब चलो हम उठ जाएं। अब तक हम भ्रमण करने के लिए आए हुए दो प्रियजन थे और यहाँ पर साथ साथ बैठे रहे। क्या कभी घास पर लोट-पोट होते हुए शोर मचाते हुए बालकों को देखा, उनका प्रेम भाव देखा? उसी प्रकार का प्रेम भाव हमारा रहना चाहिए, यानी उस तरह जैसे बच्चे निश्चल रूप में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उसी तरह हमारा प्रेम भी एक दूसरे में घुला मिला होना चाहिए। अब यदि हम कुछ समय तक यहीं बैठे रहे तो लोग कहेंगे कि धुंधले अंधेरे में कोई प्रेमी हरी घास पर बैठे प्रेमालाप कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें ये व्यक्तिगत अनुभूति कवि की अभिव्यक्त हो रही है बिंबात्मक रूप में। यहाँ अगला पद देखिए। वह हमें हो भी तो ये हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चलो प्रिय। तो इसमें कवि में थोड़ा सा आक्रोश है कि जो शहरी दूषित परिवेश है, संकीर्ण परिवेश है, सामाजिक संवेदहीनता है, उसी को लेकर कवि कह रहा है कि हमें चाहे प्रेमी युगल समझ लें, यदि वह हमें हो भी तो इस बात का रहस्य ये हरी घास ही जान सकती है। हरी घास सभी को अपने ऊपर विचरण करने का खुला निमंत्रण देती है, लोग अपने पैरों से इसे रौंदते हैं, परंतु उनका जरा भी वह विरोध नहीं करती है, रौंदने वाले लोगों का जरा भी विरोध नहीं करती है। वह हरी घास की जो संवेदनापूर्ण भाषा तो सुन सकते हैं, परंतु नगर में रहने वाले, मतलब जिनका हृदय संवेदनशील है, जो प्रेमी हृदय है, वो इस हरी घास की संवेदना को सुन सकते हैं, परंतु नगर में रहने वाले जो स्वार्थी संवेदनाहीन लोगों हैं वो इस भाषा को नहीं सुन सकते, क्योंकि उनकी भाषा में, उनके भावों में क्या है, साबुन की अतिशय चिकनाई है। तो साबुन की अतिशय चिकनाई का मतलब क्या हुआ, उनकी बातें जो है वो चिकनी चुपड़ी हुई हैं, उनमें जरा भी संवेदना नहीं है, उनमें सिर्फ दिखावा है, बनावट है। तो हम उन अतिशय स्वार्थी बातें हमें उनकी नहीं सुननी है, इसीलिए
कवि कहते हैं कि हे प्रिय उठो, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो इसमें कवि ने जो शहरी वर्तमान आधुनिक जो स्वार्थी संकीर्ण जो निंदा आक्षेप व्यवहार है उस पर आक्रोश, उस पर विरोध जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी हरी घास की संवेदना करुणा से अपनी को जोड़ रहे हैं और अनुप्रास रूपक अलंकारों के माध्यम से इसमें कवि ने अपने व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति की है।